हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लर्न विद तुषार इस प्लेटफॉर्म पे। हमको यूनिट टेस्ट जैसे ही अभी शुरू होने वाले हैं। अगस्त के महीने में हर एक का यूनिट टेस्ट रहता है, फिर चाहे वो 9th स्टैंडर्ड हो या 10th स्टैंडर्ड। तो हमने 9th स्टैंडर्ड का लगभग 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनर्जी फ्लो एंड इकोसिस्टम। तो हम फिर साइंस 1 की तरफ जाएंगे। बट अभी यूनिट टेस्ट आ रहा है, तो यूनिट टेस्ट के लिए क्या रहेगा, पेपर एक सैंपल पेपर कैसे रहेगा, क्या न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे कुछ क्या पूछा जाएगा, वर्क एंड एनर्जी पे क्या पूछा जाएगा, क्या लॉज ऑफ मोशन पे क्या पूछा जाएगा क्या। तो चलो एक सैंपल पेपर हम देखते हैं, जिसकी वजह से हमको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि पेपर कैसा आएगा, हमको तैयारी कैसे करनी। तो चलो देखो, हमारे पास क्या है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है तो सिर्फ पेपर। हमको क्या करना है, देखो पढ़ाई करनी है। अगर हम बात करें, किसकी बात करेंगे हम, पार्ट 1 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किनका, क्लास 9th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। जो हमें पता है कि यूनिट टेस्ट कितने मार्क्स का रहता है, 20 मार्क्स का रहता है। ये हमको ध्यान में रखना है। देखो चलो तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A हमेशा ये क्या पूछा जाता है, देखो एमसीक्यू ही रहते हैं, आप कहीं पे भी चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा एमसीक्यू रहेगा, किसी भी सब्जेक्ट में आप जाओगे तो। देखो क्या बोला है, अ फोर्स of 10 Newton acts on body of mass 2 kg, the acceleration produced is। अब बोला है कि 10 फोर्स न्यूटन किसी ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे, उसका मास क्या होगा, 2 किलोग्राम होगा, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। हमारे पास एक फॉर्मूला है F इक्वल टू एम ए। तो देखो हमको क्या दिया है, F दिया है। F कितना दिया है, 10 न्यूटन दिया है। फिर और क्या दिया है, M दिया है, कितना दिया है, हम 2 दिया है। तो हमको बोला है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो ए को इधर रख देंगे तो F बाय क्या आ जाएगा, M, मतलब 10/2। तो ये रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमको ध्यान में रखना है कि अगर फोर्स दिया है, मास दिया है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। सिर्फ हमको क्या दिया है ये ध्यान में रखना है और आंसर फटाफट से निकालना है। देखो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, या हम बोलेंगे एमसीक्यू हो गया। अगर हम सेकंड की तरफ चलते हैं तो देखो क्या है सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल पूछा है, इसलिए हमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये सबसे पहले हमको समझ लेना है, बराबर है। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी रहती है, फिर पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब काइनेटिक किसको बोलेंगे, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, वो गति में है, तो उसको हम बोलेंगे, उसके अंदर जो भी एनर्जी रहेगी उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम स्क्वायर, सबको पता है। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो अगर वो किसी बॉडी में है, किसी ऑब्जेक्ट में है, तो उसकी पोजीशन की वजह से होता है, या स्टेट की वजह से जो भी एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, देखो पोटेंशियल एनर्जी। अब फ्लोइंग रिवर नहीं हो सकता क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। रोलिंग बॉल भी नहीं हो सकता, काइनेटिक एनर्जी हो गया। मूविंग कार भी नहीं होगा, ये भी काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर स्ट्रेच रबर बैंड की हम बात करें, तो हमको क्या बनता दिखाई देता है कि अगर हमने कोई रबर ऐसा स्ट्रेच किया, तो उसकी वजह से जो भी उसके अंदर एनर्जी का निर्माण होगा उसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। उसका फॉर्मूला हमें पता है, mgh होता है। अब देखो क्या बोला है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस, क्या पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, V से डिनोट करते हैं, बराबर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमको क्या करना है, मेजर करना है, तो किसका इस्तेमाल हम करेंगे, देखो वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करेंगे। ये हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो बहुत महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हमें सबको पता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एवरी एक्शन
क्या होता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बराबर है, अपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब देखो, अगर हम बहुत ऐसे जोर से कोई चीज फेंकेंगे किसी भी दीवार के ऊपर, तो जितना फोर्स यहां से लगाएंगे उतने ही फोर्स से वो चीज क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। इसको हम कहते हैं, किससे हमको समझ में आता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि अगर हमको आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भी लॉन्च करना है तो वो भी लॉन्च करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये हमको याद रखना है कि अगर हम दीवार पे से बॉल, यहां से गेंद फेंकेंगे, तो जितनी तेजी से फेंकेंगे उतनी तेजी से वो रिटर्न आएगा। इसलिए न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ध्यान में रखना है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का है, व्हाट इज द मीन्ट 1 जूल ऑफ वर्क। अब हमें पता होना चाहिए वर्क क्या होता है, फोर्स बोलो या सॉरी डिस्प्लेसमेंट हम बोलते हैं, बराबर है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम बात करें, देखो किसकी वर्क हमें पता है, हम किस में मेजर करते हैं, जूल में। अगर 1 न्यूटन फोर्स अगर हम किसी बॉडी पे लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएंगे, अगर वो 1 मीटर चली जाएगी ऑब्जेक्ट, तो जो भी ये होगा वर्क डन, उसको हम किस में मेजर करेंगे, जूल में। तो देखो क्या होगा, अगर 1 न्यूटन हम फोर्स लगाएंगे और वो चीज, वो जो भी ऑब्जेक्ट होगा 1 मीटर चला जाएगा, कितना चला जाएगा, 1 मीटर चला जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे क्या, वर्क डन हो गया। तो इसी हम जूल का संबंध इससे बना सकते हैं। ओके, ये हमको ध्यान में रखना है, इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं। अब देखो गिव रीजन भी हमें देखने को मिलता है। अगर गिव रीजन की हम बात करें, क्या बोला है, देखो अ क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग बॉल। अगर कोई भी कैच आता है तो हम ऐसे थोड़ी ही करते, हम ऐसा कैच लेते हैं, क्योंकि हमको उसकी वेलोसिटी, जो भी बॉल का स्पीड है उसको हमको कम करना है, बराबर है। अगर हम पीछे नहीं हाथ लेंगे तो वो जो फोर्स आया है वो रिड्यूस नहीं होगा, और बॉल या गेंद हमको हमसे लपक सकती है। हमको लपकना है, कैच पकड़ना है, नहीं तो फिर से वो टप्पा पड़ के किधर इधर उधर गिर जाएगा। तो इसकी वजह से हम पीछे हाथ लेते हैं, तो कैचर वे वो भी सेफर रहता है, इंजुरी भी होने के चांसेस कम रहते हैं, और अच्छे से हम गेंद को पकड़ सकते हैं। जैसे बोला जाता है, अगर गेंद हो जाए हमारे स्लॉट में तो जड़ दी जाएगी सामने वाले प्लॉट में, हमको नहीं। अगर कोई प्लेयर सामने वाले प्लॉट में जड़ने की कोशिश करता है तो सीधा फील्डर के हाथ में कैच दे बैठेगा, और कैच कैसे आएगा, हम हाथ पीछे लेंगे तो वो कैचर भी क्या रहेगा, सेफर रहेगा। ऐसा हम इसका रीजन लिख सकते हैं। तो ध्यान में रखो, क्या लिख सकते हैं, रिड्यूस द स्पीड ऑफ बॉल, रिड्यूस द स्पीड ऑफ बॉल। और क्या बोल सकते हैं हम, देखो कैचर भी सेफर रहेगा, बराबर है। तो हम इसे बोल सकते हैं, इसका गिव रीजन बता सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, कॉपर इज कॉमनली यूज्ड फॉर एन इलेक्ट्रिक वायर। तो क्यों, क्योंकि कॉपर इट इज अ गुड कंडक्टर, ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हमको ध्यान में रखना है, क्या होता है कॉपर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन क्या होगा, इट इज हैविंग अ लो रेजिस्टेंस, ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता है, और हमेशा हम कॉपर से वायर बनाते हैं। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, कॉपर ज्यादा मात्रा में वायर बनाने में इस्तेमाल में लाएंगे। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें, किसकी बात करें, तो नेक्स्ट अगर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो क्या है, देखो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। किसकी हम बात करें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किससे प्रोपोर्शनल रहेगा, चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली, कैसा रहेगा,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल तो हम किससे प्रोपोर्शनल बोलेंगे, जो भी उसके ऊपर क्या किया है, अप्लाई किया हुआ फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड द चेंज ऑफ momentum in the direction, change of the momentum in the direction occurs in the direction of force, in the direction of force हम बोल सकते हैं, ये हमको ध्यान में रखना है। देखो अगर तो फिर क्या लिख देंगे हम, हमें पता है कि जो भी रेट ऑफ मोमेंटम होगा, तो देखो F इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, एम ए, इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, देखो कि एक मोमेंटम जो है, एक मोमेंटम खड़ा करने के लिए न्यूटन का थर्ड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन काम में आता है, तो मोमेंटम भी वहां बनना चाहिए। तो हमें पता है कि फोर्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, किससे प्रोपोर्शनल रहेगा, देखो यम ए जो है ये किससे, अब हम ऐसा लिख सकत है बराबर 6, तो F इक्वल टू यम ए, ये हमको फाइनली मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ आ जाएगा। चलो कहाँ चले, देखो अब नेक्स्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी की बात करें, कौन से, काइनेटिक एनर्जी, दूसरा क्या है देखो, पोटेंशियल एनर्जी। अब इनको हम ऐसा नाम क्यों देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और क्या देते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ऐसा नाम क्यों देते हैं, इनके क्या मम्मी पापा ने नाम दिया है, तो नहीं, जिसके अंदर ज्यादा कार्य करने की क्षमता है, ज्यादा भागेगा इधर उधर, उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। और जो उसकी पोजीशन की वजह से, स्टेट की वजह से उसके अंदर जो भी एनर्जी स्टोर रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे हम कहेंगे, देखो कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इट इज इन मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो क्या रहेगा, मोशन में रहेगा, उसके अंदर जो भी एनर्जी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी, हमको ध्यान में रखना है। इधर देखो जो भी एनर्जी रहेगी ये किसकी वजह से रहेगी, एनर्जी स्टोर्ड, बिकॉज, क्योंकि, एनर्जी स्टोर्ड बिकॉज क्यों रहेगी, क्योंकि स्टेट और दी पोजीशन, स्टेट और दी पोजीशन। अब देखो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो क्या रहता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो क्या रहता है, एम जी एच। तो देखो कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में क्या रहता है, हमें पता है कि उसके सिचुएशन से, मतलब जो भी एनर्जी स्टोर रहेगा ऑब्जेक्ट के अंदर वो कैसे रहेगी, अगर स्टेट बदलता है, पोजीशन उसकी बदलती है, अगर पोजीशन नहीं बदलती है तो उसके अंदर जो भी रहेगा एनर्जी उसको हम कहाँ कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ये हमको ध्यान में रखना है। ओके, अब देखो कि ओहम्स लॉ हमें बताना है, तो ओहम लॉ का फॉर्मूला तो हमें पता है, V इक्वल टू आर आई, तुम वी आर आई बोलो, क्या बोलो, वी आर आई। तो जो भी करंट है, तो करंट इज क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस। ये हमको ध्यान में रखना है। जो भी ओहम्स लॉ है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार इसके ऊपर हमको क्वेश्चन आता हुआ दिखाई देता है। फिजिक्स में तो ओहम के बिना हम, मतलब कोई याद ऐसा नहीं कर सकते कि यार ओहम के बिना उसको याद करना मतलब बहुत मुश्किल काम है, इसलिए ओहम यहाँ होना जरूरी है। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट देखो कि हमको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल। सो ये हमको ध्यान में रखना है। देखो न्यूमेरिकल क्या बोलता है कि हमको पहले क्या लिखना पड़ेगा, देखो गिवन क्या दिया है, बराबर है। तो देखो फोर्स दिया है, फोर्स कितना दिया है, 20 न्यूटन दिया है, बराबर है। देन मास दिया है, हम लिख देंगे
जो दिया है मास 5 kg दिया है, और बोला है क्या कैलकुलेट करने के लिए, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, बराबर है। तो ए को फाइंड आउट करना है। हमारे पास फॉर्मूला है F इक्वल टू एम ए। हमको फिर से क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन ए को इधर रुकाओ, F डिवाइडेड बाय m लिखो। तो F की वैल्यू कितनी है, 20 है, m की वैल्यू 5 है। तो 5 से अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमको ध्यान में रखना है, ये हमको भूलना नहीं है। ओके ठीक है, हमको इसको भूलना नहीं है। ठीक है, कैसे आया फिर से देखो, जो भी दिया है, क्या दिया है हमको, एक्सेलरेशन सिर्फ निकालना है, फोर्स भी दिया है, मास दिया है। तो ए को हमको कैलकुलेट करना है, तो ये हम अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान में रखो। ओके, देखो अब क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स विच इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। अगर पहली फैक्टर की हम बात करें, वो क्या है, लेंथ। इफ अगर ग्रेटर लेंथ होगा, ग्रेटर लेंथ देन ग्रेटर रेजिस्टेंस, ये हमको ध्यान में रखना है। अगर कोई भी कंडक्टर है, उसकी लेंथ अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। फिर अगर हम सेकेंड फैक्टर की बात करें, तो सेकेंड फैक्टर क्या होता है, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो कि इफ ग्रेटर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ग्रेटर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, तो क्या रहेगा, लो रेजिस्टेंस रहेगा। ये हमको ध्यान में रखना है, ये हमको भूलना नहीं है। क्योंकि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रहेगा तो वह हमको क्या देखने को मिलेगा, जो भी रेजिस्टेंस रहेगा वो कम होता हुआ हमको दिखाई देता है। अगर तीसरे की हम बात करें, तो तीसरा क्या रहेगा, देखो जो भी मटेरियल रहेगा, देखो नेचर ऑफ मटेरियल हम बोलते हैं इधर, क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। अब देखो डिफरेंट रेजिस्टेंस फॉर द डिफरेंट मटेरियल, सो डिफरेंट रेजिस्टेंस फॉर डिफरेंट मटेरियल, ये हमको ध्यान में रखना है। क्योंकि हर एक अब उसके नेचर पे डिपेंड होता है, वो मटेरियल का नेचर कैसा है, उसके ऊपर हमें क्या डिपेंड होता दिखाई देगा, कि उसके अंदर कितना रेजिस्टेंस है। ओके चलो, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो एक चार्ट रहता है हमारे सामने, एक चार्ट बहुत बार आता है, वो चार्ट को हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, क्या करना है, उस चार्ट को हमको कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे, देखो ऐसा हमारे एनर्जी का चार्ट है कि एनर्जी कैसे हो सकती है, कितने फॉर्म्स में एनर्जी होती है, फिर मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। तो इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब देखो कि अगर वेव के फॉर्म में होगा, सेल टू सेल कनेक्शन होगा, ट्रांसफॉर्म करेगा हीट, फिर हम बोलते हैं इंजन होगा, जनरेटर होगा। तो ये हमको ध्यान में रखना है। अब दिए हैं इतने, यहाँ कितने, दो दिए हैं हमको, अलग अलग ट्रांसफॉर्म 4 लिखने हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे कौन सा वाला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बराबर है। फिर लिख दो इधर, अगर साउंड एनर्जी है तो यहाँ लिखो, क्या लिख देंगे, हीट एनर्जी। ठीक है, क्या लिख देंगे, हीट एनर्जी। और फिर इधर अगर हम बात करें, देखो थर्मल एनर्जी है, तो हम केमिकल एनर्जी भी लिख देते हैं। क्या लिख देंगे, केमिकल एनर्जी। देन और क्या लिख देंगे, केमिकल के बाद क्या रहेगा, देखो लाइट एनर्जी। तो इस प्रकार से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करते नजर आना है।
क्योंकि इस प्रकार से हमको बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमको किसका रिलेशन बताना है, देखो वर्क का बोलना है, फिर डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स, इनका हमें क्या करना है, क्या बताना है, रिलेशनशिप क्या है। अब देखो जो भी वर्क होगा, हमको एक वर्क कंप्लीट करने के लिए एक फोर्स लगेगा, जिससे वो जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा कुछ डिस्टेंस के ऊपर, तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्क हो गया। मतलब देखो अगर यहाँ एक कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने अगर कुछ फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट यहाँ चलकर आया, मतलब वो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। कितना, 1 मीटर डिस्प्लेस हो गया। तो कुछ तो वहां क्या हो गया, हमको क्या होता हुआ दिखाई देता है, वर्क डन वहां हो गया। तो हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, W इक्वल टू एफ इंटू एस बोलो, या डिस्प्लेसमेंट। तो देखो हमें पता है हम वर्क डन किस में काउंट करते हैं, जूल में, फोर्स का तो न्यूटन हमें पता है, तो यहाँ क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट, तो हमें यहाँ न्यूटन मीटर हमको दिखाई देता है। तो इसका रिलेशनशिप हम क्या लिखेंगे, 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ये हमको ध्यान में रखना है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो गैल्वेनोमीटर है, एमीमीटर है, देन रियोस्टैट है, फिर वोल्ट मीटर है, किससे क्या मेजर किया जाता है उसके कुछ एग्जाम्पल्स है, फिर हमको सिंबल्स दिए जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। न्यूटन के तीनों लॉ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके बाहर हमको जाना नहीं है, ये हमको ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर हम इनके बाहर जाएंगे तो फिर हमको वो पता नहीं चलेगा क्या होगा क्या नहीं, इसलिए तीनों चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है, इसी तरह से हम मतलब थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर देंगे। देखो 147 का एक फॉर्मूला होता है, जिससे हमको पढ़ाई में हर वक्त हमको क्या करना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है, और इसी तरह से हम अपना जो भी गुण है, जो भी स्कोर है, ये बढ़ाने में काम आता है। इसी तरह से ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अपने 9th में साइंस 1 में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लाने की कोशिश करो, क्योंकि यूनिट टेस्ट का पेपर कैसे आ सकता है, किस प्रकार से हमको तैयारी करनी है, रिवीजन कैसे करना है, ये हमको आइडिया आ जाता है कब, जब उसका हम सैंपल पेपर वहाँ क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसी तरह से हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम यही आशा करते हैं कि आप ठीक से अगस्त में होने वाले क्या करोगे, यूनिट टेस्ट अच्छे से दोगे, तैयारी अच्छे से करोगे, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो, और सब्सक्राइब करने के लिए भी उनको कहो। ठीक है, हम यहाँ रुकते हैं, फिर से साइंस 2 का भी ऐसे हम लेके आएंगे। अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा साइंस 2 का यूनिट टेस्ट में सैंपल पेपर कैसे होगा। तब तक के लिए हम यहाँ ही रुकते हैं। थैंक यू।